नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए, ये फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं। एक फ्लैग है इंडिया का और एक फ्लैग है पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को यानी कि 1 जनवरी नए साल की शुरुआत में क्या किया है वो समझिए। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। मतलब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, जो भी चीजें इनके पास न्यूक्लियर से रिलेटेड है, यानी चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो या फिर बिजली पैदा करने के लिए जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर प्लांट्स इनके द्वारा लगाए गए हैं, उन चीजों की जानकारी इंडिया ने पाकिस्तान को दी है और पाकिस्तान ने इंडिया को दी है। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये क्या बता रहे हो आप कि न्यूक्लियर जानकारी पाकिस्तान ने इंडिया को दी और इंडिया ने पाकिस्तान को दिया, ये क्या बात हो गई? इससे क्या प्राइवेसी या फिर सिक्रेसी मेंटेन रह पाएगी क्या दोनों ही कंट्रीज की? आप सब कुछ बता दे रहे हो उनको कि हमारे पास इतने बॉम्ब हैं और यहाँ यहाँ पर हैं, हमारे पास इतने प्लांट्स हैं, यहाँ यहाँ पे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती आ रही है। हर साल 1 जनवरी को इस प्रक्रिया के तहत जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं कंट्री के अंदर, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या फिर पाकिस्तान के अंदर हो, दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे से ये साझा करती हैं। मतलब बताए जाते हैं दोनों कंट्रीज को। पाकिस्तान भारत को बताता है और भारत पाकिस्तान को बताता है कि सर हमारे यहाँ यहाँ जगह पे इस स्टेट में इतने न्यूक्लियर प्लांट्स या फिर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो भी हैं स्टेब्लिश्ड हैं और इस जगह पे आपको अटैक नहीं करना है। या फिर एक तरीके से ये कहें कि ये वो जगह है जहां पर आप अटैक नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का मिसाइल हमला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है जब किसी भी न्यूक्लियर प्लांट्स पे या फिर न्यूक्लियर से रिलेटेड किसी भी चीज पे अटैक होता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने अटैक कर दिया उस जगह की चीज तबाह हो गई। वहां से निकलने वाली जो मेन चीज होती है ना, वो होती है रेडिएशन। रेडिएशन किसी भी न्यूक्लियर खतरे को ध्यान में रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेडिएशंस। जो रेडिएशंस निकलती हैं वो जगह देख करके नहीं जाती हैं, वो फिर हवा के हिसाब से, जो भी उस समय पे विंड होती है, जिस तरीके से उसका फ्लो होता है, उस हिसाब से रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा लोगों को उससे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बहुत से लोगों की जान चली जाती है। और देखा ये भी गया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब फिर बच्चे जो पैदा होते हैं वो क्या तो लूजे लंगड़े या फिर एक तरीके से अंधे काने इस तरीके के पैदा होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर एक तरीके का डेवलप हो जाता है, ये न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से होता है। आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ, किस तरीके की तबाही हुई हिरोशिमा और नागासाकी में। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा जो भारत और पाकिस्तान दोनों के द्वारा किया जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, बाकायदा एक एग्रीमेंट है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ये एग्रीमेंट कब हुआ था? 1988 1988 में। 1988 में इस एग्रीमेंट को पहली बार किया गया था। 1991 1988 के बाद 1991 में बाकायदा इसको लागू किया गया और पहली बार जो ये एग्रीमेंट के तहत ट्रांसफर हुए या फिर जानकारियां साझा की गई वो 1 जनवरी 1992। ये डेट आपको याद रखनी है। कौन सी? 1 जनवरी 1992, यानी कि 1992 में पहली बार ये जानकारियां एक दूसरे को साझा की गई थी, दोनों ही कंट्रीज के द्वारा। चाहे इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था और पाकिस्तान ने इंडिया को दिया था। हालांकि ये फोर्स में आ गया था जनवरी 1991 से, लेकिन पहली बार ये जानकारी 1992 में दी गई थी। जब ये या फिर एक तरीके से ये ट्रीटी हुई थी तो उस समय पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो बेनजीर भुट्टो हुआ करते थे और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो राजीव गांधी जी हुआ करते थे। 21 दिसंबर 1988 को ये पूरा बाकायदा कार्यक्रम या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये ट्रीटी हुई थी या फिर समझौता हुआ था। अगर ये देखा जाए लंबे तौर पे देखें या फिर एक तरीके से हम जो किसी भी चीज का लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव एंगल होता है, दूर की सोच रखने वाले लोग ये कहते हैं कि ये जो एग्रीमेंट किया गया या फिर ये जो साइन किया गया, जो ये ट्रीटी हुई, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रही है दोनों ही कंट्रीज के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान पे अटैक करूं या पाकिस्तान हमारे किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक करे तो नुकसान दोनों ही कंट्रीज को होना पॉसिबल है, यानी कि दोनों ही कंट्रीज को इससे नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेडिएशंस इधर से उधर भी ट्रेवल कर सकते हैं और उधर से इधर भी ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, हमारे बॉर्डर्स लगे हुए हैं, उससे दोनों ही कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।
अगर हम बात करें कि अब तक कितने बार ये चीजें हो चुकी हैं, ट्रांसफर हो चुकी हैं, अब तक 32 बार परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट साझा हो चुकी है। यानी कि 32 बार दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरे को ये बता दिया है कि हाँ हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। अब जब आप ये सोच रहे होंगे या फिर आपके मन में एक ये सवाल आ रहा होगा कि सर एक बार आपने बता दिया कि ठीक है हमारे इस जगह पे ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, तो वो तो समझ गया ना, सामने वाला इतना मूर्ख थोड़ी है कि उसको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये इंस्टॉलेशन है। तो फिर बार बार बताने की जरूरत क्यों है, हर साल बताने की जरूरत क्यों है? तो उसके पीछे जो वजह है, वजह ये है कि सर आपने आने वाले समय में, यानी मान लीजिए कि आज हमने बता दिया कि ठीक है हमारे यहाँ पे इंस्टॉलेशन है इतने जगहों पे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले अप्रैल मई जून में हम कोई नया इंस्टॉलेशन लगा दें, या फिर आने वाले समय में हम कोई नया प्लांट लगा लें, न्यूक्लियर प्लांट, या कोई नया न्यूक्लियर बॉम्ब बना लें और किसी जगह पे उसे रखें, तो उसे भी बताना पड़ेगा ना। वो तो नंबर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर जो पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो उसके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये जानकारी को अपडेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ताकि एक्चुअल नंबर्स और एक्चुअल लोकेशंस पता रहे। अब आप बोलोगे सर आप एक्चुअल लोकेशन की भी बात कर रहे हो, आखिरकार इससे दिक्कत ये नहीं हो जाएगी कि सामने वाला को पता रहेगा हमारे बारे में कि इसको कहाँ पे अटैक करना है, क्या करना है? तो इसके लिए जो आंसर है वो ये है कि कभी सामने वाला गलती से ना हमारे उस जगहों पे अटैक कर दे, इसलिए ये जानकारियां साझा की जाती हैं। और न्यूक्लियर हमला कोई भी ऐसा वैसा हमला नहीं है कि जो कर दिया जाए। अगर न्यूक्लियर अटैक होता है किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में, तो आप समझ लीजिए कि वो फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाती है। फुल फ्लेज्ड वॉर मतलब फिर एक कंट्री तबाही की ओर जाना संभव है, और हो सकता है कि दोनों ही कंट्रीज तबाही की ओर चली जाएं, दोनों ही कंट्रीज में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो, या फिर अगर दोनों पावरफुल कंट्रीज हैं या नहीं है लेकिन उनके वर्ल्ड लेवल पे अच्छे रिलेशंस हैं, तो उनके साथ देने के लिए और भी कंट्रीज दोनों ही तरफ से आए और गुटबाजी हो, और गुटबाजी के चक्कर में फिर ये वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन जाए। इसलिए ये जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड किया जा सके, किसी भी तरीके से रोका जा सके। 1992 से हम ये काम करते चले आ रहे हैं। क्योंकि इस समय पे जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं। ऑल टाइम लो का मतलब कि हमारे रिश्ते पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छे इस समय पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है या फिर टेरर फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसके यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में टेररिस्ट हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे बॉर्डर्स के थ्रू इंटर करते हैं और इंडिया में किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से इंडिया ने जो अब नई नीति अपनाई है कि हम तुमसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि तुम टेरर को पूरी तरीके से रोक नहीं देते, आतंकवाद की एक्टिविटी को पूरी तरीके से रोक नहीं देते हो। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पे या फिर जो भी इंटरनेशनल मंच है उन जगहों पर से यह कह दिया है कि हम पाकिस्तान से किसी भी तरीके का कोई भी बातचीत ट्रेड को लेकर के तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो टेररिस्ट को अपने यहाँ से हमारे यहाँ भेजना बंद नहीं कर देता, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज पूरी तरीके से उसके द्वारा रोक नहीं दी जाती हैं, तब तक हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो 1992 से पूरा ट्रेडिशन फॉलो किया जाता रहा है दोनों ही कंट्रीज के द्वारा, उसको इस साल भी कंटिन्यू किया गया है। दोनों ही के द्वारा जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं उनकी जानकारियां साझा की गई हैं। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर टेस्ट की बात करते हैं, या फिर ये कहें कि कब से इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं, तो हमारे पास जो हमने पहला टेस्ट किया था वो हमने किया था 1974 में 18 मई को पोखरण में, जो हमारा पहला टेस्ट था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। उसके बाद हमने जो दूसरा टेस्ट किया वो 1998 में किया, मई 1998 में, उसको भी पोखरण में ही किया गया था दूसरा टेस्ट। और इसी चीज के एवज में, या फिर एक तरीके से ये कहें हमारे टेस्ट के जस्ट बाद पाकिस्तान ने जो अपना टेस्ट किया वो किया था उसने चगाई में, मई में ही 1998 में चगाई में उसने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान को यह डर था कि वो अगर न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा सकता है। लेकिन चूंकि इंडिया ने टेस्ट कर दिया था तो उसके पास ये ऑप्शन था ये कहने के लिए कि इंडिया भी टेस्ट कर चुका है तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दो, और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने भी ये टेस्ट किया। हालांकि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब क्या है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब ये है कि हम किसी भी कंट्री के ऊपर पहला अटैक नहीं करेंगे,
न्यूक्लियर वेपन्स का पहला यूज नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान इस तरीके का कोई भी पॉलिसी फॉलो नहीं करता है, वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। साथ ही साथ वो एनपीटी का मेंबर भी नहीं है और हम भी एनपीटी के मेंबर नहीं है। जो पाकिस्तान के द्वारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो नहीं की जाती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ये नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर उसने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया तो उसके बाद उसका क्या होने वाला है। या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपना तो रखी है, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर देता है तो उसके बाद हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। अगर हम चागाई की बात करें तो चागाई पाकिस्तान में कहाँ पे है, आपको पता हो कि बलूचिस्तान वाला जो ये इलाका है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान वाला इलाका वही है जिसके अंदर ग्वादर पोर्ट है और जहां से सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। ओके, तो सीपीईसी को लेकर के अभी हाल ही में ग्वादर पे बहुत ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और बलूचिस्तान के लोग भी अलग या फिर एक सेपरेट बलूचिस्तान की डिमांड बहुत लंबे समय से करते रहते हैं। इसी बलूचिस्तान में एक जगह है चागाई, चागाई जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी, सॉरी हाँ, चागाई जो है, चागाई वो पाकिस्तान में ही है, बलूचिस्तान में है। तो वहां पे ये है, वहीं पे इसको टेस्ट किया गया था पहाड़ियों में, जो पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी एक्टिविटीज रही हैं 1940 से लेकर के 2020 तक, उसके बारे में बात करें तो 1940 से 1950 10 साल के बीच में दो बड़ी एक्टिविटीज हुई। पहली एक्टिविटीज थी 1947 की, यानी अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए ब्रिटेन के द्वारा। और फिर अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर के महीने में, यानी अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर 2 महीने बाद उन्होंने कश्मीर का वॉर शुरू किया। फर्स्ट कश्मीर वॉर कब हुई थी? 1947 अक्टूबर में। उसके बाद अगर हम 1960 से 1970 की बात करें तो 1965 अगस्त जो था, उस समय पे सेकंड कश्मीर वॉर हुई शुरू हो जाती है और 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर होती है, जिसमें बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया जाता है। ओके, इसके बाद 1974 में पोखरण का पहला टेस्ट इंडिया ने किया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद 1989 में क्या हुआ था, कश्मीरी इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है। 1998 में हमने दोबारा से अपना टेस्ट किया, कौन सा? पोखरण टू। पोखरण टू वही है जिसमें हमारे हीरो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी देख रेख में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ था और उस समय पे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब उस समय प्रधानमंत्री थे तो उस समय अमेरिका ने कहा था कि हम आपकी ये बातें नहीं मानेंगे कि आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जिसको मानना है माने, नहीं मानना है न माने, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और अगर कोई हमसे युद्ध करने आया तो हम उसको दिखा देंगे कि हमारे पास कितना भयानक वाला न्यूक्लियर बॉम्ब है। ओके, इसी के जस्ट बाद पाकिस्तान ने चगाई में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। फिलहाल अगर हम बात करें तो उसके बाद बहुत बड़ा वॉर नहीं हुआ, लेकिन 1919 में एक वॉर हुआ जिसको करगिल वॉर के नाम से जाना जाता है। सब लोग जानते हैं कि आखिरकार करगिल वॉर में क्या हुआ था और उसका परिणाम क्या था। दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा अटैक कराया गया। 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बॉम्बिंग कराई गई उसके द्वारा। 2008 में मुंबई अटैक कराया गया। उसके बाद 2019 में पुलवामा अटैक। ये सब एक टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में कंटिन्यू करवाती जाए, लेकिन उस समय की तात्कालिक सरकारों ने बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लिया। लेकिन जब से ये पुलवामा का अटैक हुआ 2019 में, उसके बाद एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक्स जैसी एक्टिविटीज होने लगी हैं। इससे पाकिस्तान भी आगे से इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करने से थोड़ा सा डरा हुआ है या फिर डरा रहता है। अगर हम बात करें तो ये थी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के एक दूसरे को एक्सचेंज करने की बात। साथ ही साथ जो भी प्रिजनर्स या फिर कैदी जो भी इंडिया के पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के इंडिया में है, उनकी भी बाकायदा लिस्ट एक दूसरे को दी गई कि कौन कौन से लोग, कितने सारे लोग यहाँ पर हैं या फिर कौन से लोग वहां पे हैं। देखिए ये जो है ना प्रिजनर्स या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो धोखे से बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है, और बहुत से लोग होते हैं जो वॉर में पकड़े जाते हैं एक दूसरे के द्वारा, तो उनको वहां पे रखा जाता है, फिर बाद में छोड़ा जाता है और जानकारियां दोनों की एक दूसरे से साझा की जाती है। अगर हम बात करें तो 1992 फर्स्ट जनवरी के बाद 32nd यानी 32 32वीं बार ये पूरी की पूरी लिस्ट साझा की गई है।
जब से ये प्रिजनर्स की जो बात है वो 2008 के बाद से हो रहा है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द 2008 एग्रीमेंट ऑन द कंसुलर एक्सेस, दोनों ही जो साइड्स है ना वो एक्सचेंज करती हैं लिस्ट किस चीज की, प्रिजनर्स ऑफ द ईच अदर, यानी प्रिजनर्स इन ईच अदर कस्टडी ट्वाइस ए ईयर, एक साल में 2 बार दोनों ही कंट्रीज ये बताती हैं कि हमारे पास आपके कितने कैदी हैं और आपके पास हमारे कितने कैदी होने की संभावनाएं हैं। एक जो लिस्ट जारी की जाती है वो 1 जनवरी को, यानी कि एक दूसरे के द्वारा एक्सचेंज की जाती है 1 जनवरी को। उसके बाद 1 जुलाई को, 2 बार साल में 2 बार, एक बार 1 जनवरी को और एक बार 1 जुलाई को ये लिस्ट एक्सचेंज की जाती हैं। उसके डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हमारे यहाँ न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद में है उनके यहाँ पे इसके थ्रू ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया जाता है। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि इंडिया करेंटली हैज 339 पाकिस्तानी सिविलियंस प्रिजनर एंड 95 फिशरमैन इन इट्स कस्टडी। मतलब कि हमारे पास 339 पाकिस्तानी सिविलियंस कैदी हैं और 95 उनके मछुआरे कैदी हैं। मछुआरे मतलब वो लोग जो पानी में मछली मारने का काम करते हैं लेकिन धोखे से इंडिया की तरफ आ गए, या फिर एक तरीके से ये कहें कि इंडियन बॉर्डर जो है समुद्र के अंदर उसको पार कर गए किसी तरीके से, तो उनको यहाँ पे कैद कर लिया गया। तो वो लोग हैं हमारे पास 339 पाकिस्तानी और 95 फिशरमैन है। वहीं पे पाकिस्तान ने जो बताया उसमें उसने ये कहा कि 51 सिविलियंस और 654 यानी कि 654 मछुआरे और 51 सिविलियन कैदी उनके पास हमारे हैं, जिनका दावा किया जाता है कि वो हमारे ही हैं। अब वो एक्चुअल में हमारे हैं ये उनकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन के बाद की बात है, ये एक्चुअल नंबर्स रिलीज किए जाते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी उन लोगों को छोड़ दे या फिर उन लोगों को भारत वापस करे जिनकी सजा पूरी हो चुकी है या फिर जिनको इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने अपने कस्टडी में रखा हुआ है, चाहे वो मछुआरे हों चाहे फिर वो सिविलियंस हों। पाकिस्तान को ये कहा गया कि तुम्हारे पास जो हमारे 631 इंडियन मछुआरे और 2 इंडियन सिविलियन प्रिजनर्स हैं जिन्होंने अपनी जो सजा है, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो इलीगल पकड़े गए थे या फिर जो भी मामला रहा हो, लेकिन उनको उनकी नेशनैलिटी कंफर्म की जा चुकी है, उनको जल्दी से जल्दी भारत को छोड़ दिया जाए। वहीं पे पाकिस्तान was asked to provide immediate consular access to 30 fishermen and 22 civilian prisoners in its custody who are believed to be Indians, जिनको माना जा रहा है कि ये इंडियंस हैं, उनको कंसुलर एक्सेस प्रोवाइड करने की बात की गई है। वहीं पे पाकिस्तान से एक चीज और रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी हमारे सिविलियंस या फिर मछुआरे तुम्हारे पास कैद में हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी और उनके वेलफेयर की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हें यह ध्यान देना होगा कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को कोई भी खतरा न हो, अदरवाइज तुम हमें उन्हें वापस करो। ये सब बातें निकल के आई हैं इस एग्रीमेंट के थ्रू, जो भी चीजें एक दूसरे के द्वारा साझा की गई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।